Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. This is our second video of rotational spectroscopy. Let's start the video with Bohr frequency condition. In this we deal with the energy and energy gap. राइट बोहर फ्रिक्वेंसी कंडीशन में आपको क्या स्टडी करना होता है, एनर्जी के बारे में या फिर एनर्जी गैप जो दो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच होगा उसके बारे में. ठीक है, तो जो एनर्जी होती है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की, इट इज़ गिवन बाय अ मॉडल कॉल्ड रिजिड रोटर. राइट, रिजिड रोटर, इसे हम जो है क्वांटम केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं. यहाँ से आपके पास जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है या फिर एनर्जी क्या होगी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की, वो चीज़ जो है डिराइव करते हैं हम यहाँ से. और डेरिवेशन के बाद जो एनर्जी आती है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच की, वो रहती है आपके पास ई जे इक्वल्स टू बी जे जे प्लस वन, जहाँ पर ई जे क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ जेथ रोटेशनल लेवल, and j will be rotational quantum number and b is rotational constant over here, whose value will equals to h square upon 8 pi square I, where h is Planck's constant, which is equals to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and pi is constant, 8 is also a number, and I is moment of inertia over here hai, and its value is mu r square, where mu is reduced mass. Right, हम इसे देखेंगे रिड्यूस मास कैसे निकालते हैं. राइट ना, तो रिड्यूस मास जो है आपका हो जाता है म्यू इक्वल्स टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ऐसे करके हम निकालेंगे रिड्यूस मास, जिसको कि हम अभी देखेंगे. ओके, तो और ये जो आपके पास b है रोटेशनल कांस्टेंट, इसे हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2i. राइट, एच कट अपॉन 2i, वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन 2i, वेयर एच कट इज h अपॉन 2 पाई. तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो यहाँ पर ये आपके पास डिफरेंट एनर्जी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है. दिस इज इक्वल्स टू जे, दिस इज जे इक्वल्स टू 0, दिस इज जे इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 2, जे इक्वल्स टू 3 एंड जे इक्वल्स टू 4. द एनर्जी corresponding टू जे इक्वल्स टू 0 will be 0. Why it is 0? Because we know that energy equals to Ej equals to J, Ej equals to B J J plus 1. राइट, यहाँ पर J इस रोटेशनल जो आपका लेवल है जिसमें जे की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए जे की वैल्यू 0 पुट करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, वो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा. दैट्स वाई ये आपके पास 0 हुई. अगर आप जो है जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे, E1 इक्वल्स टू बी 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2b. तो यहाँ पर 2b आएगा. सिमिलरली अगर जे की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो 6b आएगा. जे की वैल्यू 3 पुट करने पर 12b एंड जे की वैल्यू 4 पुट करने पर आपको 20b आएगा. और जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे जो एनर्जी गैप होगा दो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का, वो भी इंक्रीज करेगा. वाई इट इज इंक्रीजेज? बिकॉज वी नो दैट द एनर्जी गैप बिटवीन टू एनर्जी लेवल इज गिवन बाय दिस फार्मूला, डेल्टा इक्वल्स टू E2 माइनस E1. राइट, तो E2 जो है हायर एनर्जी लेवल्स होगी. फॉर एग्जांपल हमने इसके लिए जो है चेक करना है, तो 2b माइनस 0 हो जाएगा. 2b माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 2b. सो द एनर्जी गैप बिटवीन द these two energy level will be equal to 2b. Similarly 6b minus 2b equals to 4b, 12b minus 6b equals to 6b. राइट, एंड 20b माइनस 12b इक्वल्स टू 8b. तो एनर्जी गैप जो है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे आप ऊपर को जा रहे हैं. तो इसीलिए यहाँ पर जो ये स्पेसिंग है इन जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एनर्जी लेवल्स के बीच का, ये भी तो हम ऐसे करके दिखाएंगे. राइट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी गैप बिटवीन टू एनर्जी लेवल. आपको चाहे जो मर्जी दो एनर्जी लेवल्स दे दिए जाए, आपको उन दोनों के बीच का एनर्जी गैप निकालने को बोला जाएगा. उसके लिए आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है और इसको डिराइव करना भी आना चाहिए. लेट्स हम मानते हैं कि भी जो ट्रांजिशन है आपकी वो जे से जे प्लस 1 में हो रही है, तो उस वक्त जो एनर्जी गैप होगा उसको आप कैसे डिराइव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट जो एनर्जी होती है जे जो है लेवल के लिए, वो हो जाएगी ई जे इक्वल्स टू बी जे जे प्लस 1. राइट, अगर हम बात करें जे प्लस 1 के लिए, तो अब आप इस जे की जगह पुट करना जे प्लस 1, तो आपको क्या मिलेगा, ई जे प्लस 1 इक्वल्स टू बी जे प्लस 1 जे प्लस 1 प्लस 1, तो ये प्लस 2 हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर दें, इस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास. राइट, सिमिलरली अब यहाँ पर बी को जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप. अभी तो हमने क्या किया, सिंपल इसको आपस में ब्रैकेट ओपन किया और मल्टीप्लाई करके देखा. अब हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये बन जाता है. राइट, और यहाँ पर आपके पास 2bj प्लस bj, तो 3bj बन जाएगा इस तरीके से. राइट, अब हम निकालेंगे इन दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस होता है बड़े वाला लेवल माइनस छोटे वाला लेवल, तो आप वो चीज़ निकाल सकते हैं ई जे प्लस 1 माइनस ई जे, और इसको सॉल्व करने पर यू विल गेट दिस फार्मूला ओवर हेयर. एंड आपको ये डायरेक्ट भी याद रखना है. राइट, 2bj प्लस 1. फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए आपके पास ट्रांजिशन हो रही है किस किस के बीच, लेट से आपके पास ट्रांजिशन हो रही है 14th एनर्जी लेवल्स से लेट से 15th एनर्जी लेवल पे.
राइट। और आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर एनर्जी गैप इन दोनों के बीच, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, टू बी J+1 कर देना है, यानी कि आपने टू बी J+1 बोले तो J+1 ये होगा। अगर आप इसको J कंसीडर करोगे तो ये J+1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 कर दो सिंपली, तो ये जो है 30B आ जाएगा आपके पास, राइट। तो ये है जी आपके पास। राइट, जैसे आपके पास एनर्जी गैप बिटवीन टू एनर्जी लेवल 0 to 1 है, तो आपने यहाँ पर जो J+1 है, ये जो हायर एनर्जी होगा, हायर एनर्जी लेवल होगा, वही पुट कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है, तो आपने J+1 की जगह 2 पुट कर लेना, तो यहाँ पर 4 भी आ जाएगा। जैसे एनर्जी गैप बताना आपने 10, जब ट्रांजिशन हो रही है 10 to 11, तो आपको J+1 की जगह 11 पुट कर देना, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 22B। तो ये आपके पास रहता है यहाँ पर, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, देखें क्या है ये। For a diatomic molecule AB, the energy for the rotational transition from J equals to 0 to J equals to 1 is 3.9 centimeter inverse, right? The energy for the rotational transition from J equal to 3 to J equal to 4 will be, तो आपने यहाँ पर निकालनी है एनर्जी। अब हमें पता है यहाँ पर दो हमारे पास सिनेरियो बन रहे हैं। एक है जब ट्रांजिशन हो रही है J equals to 0 to J equals to 1, उस वक्त जो एनर्जी है वो आपको दी हुई है इस ट्रांजिशन के लिए, यानी कि यू हैव गिवन delta E equals to 2B J+1 over here, and delta E will be equals to 2B J+1 is 1 here, right। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 2B, और ये जो 2B है इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास, 2B इज गिवन हेयर 3.9, राइट। अब आपको ये बोल रहा है जब ट्रांजिशन हो रही है J equal to 3 से J equal to 4, तब जो है आपके पास एनर्जी कितनी रहने वाली है। तो आपने क्या करना है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप निकालेंगे डेल्टा E इक्वल्स टू 2B J+1 यानी कि 4, राइट। तो ये हो जाता है 8B आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 8B। बट आपके पास जो वैल्यू है वो 2B की गिवन है, कितनी 2B की गिवन है आपके पास 3.9। 8B को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना यार, 8B को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2B, राइट। तो 2B की वैल्यू तो आपको गिवन है, तो 4 इंटू 3.9, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आपके पास आ जाएगा 9 चौके 36 का 6 3 4 3 12 और 3 15, 15.6 सेंटीमीटर इनवर्स विल बी द राइट आंसर एंड ऑप्शन डी, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर, वी हैव दिस रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ओवर हियर। हमें पता है कि मान के चलो आपका एटम यहाँ पर है, अभी ट्रांजिशन जो है वो हो रही है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पे, राइट। तो यहाँ से आपने जो है इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, कौन सी, माइक्रोवेव, और ये जो है ट्रांजिशन होगी इसकी हायर एनर्जी लेवल पर, राइट। सिमिलरली अगर आप थोड़ी ज़्यादा एनर्जी दे, मतलब आपने दे दी इसको इतने एनर्जी, आपको पता है डेल्टा इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर होता है। अगर आप इतने एनर्जी, ये जो गैप है E इक्वल्स टू J इक्वल्स टू 0 एंड J इक्वल्स टू 2 के बीच का गैप, अगर आप इतनी एनर्जी से प्रोवाइड करेंगे तो जो ये एटम है यहाँ पर ट्रांजिशन हो जाएगा ऊपर ऐसे करके, तो ट्रांजिशन यहाँ तो होगी, राइट। अब ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन जो हो रही है, इस ट्रांजिशन की कॉरिस्पॉन्ड आपके जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक लाइन्स आती है, राइट। तो वो जो लाइन्स होती है उनके बीच की जो स्पेसिंग है उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो ये एक चीज़ आपने नोट डाउन करनी है। ये जो अगर यहाँ पर हम मान के चलते हैं ये वाली जो आपके पास ट्रांजिशन हुई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन आई वो है ये वाली, राइट। यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो कितना है 2B है, राइट। अगर आपके पास जो ट्रांजिशन है उसके बाद यहाँ से यहाँ को हुई, तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास, इस ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास लाइन आएगी, दैट विल बी दिस वन। अगर इस वाली ट्रांजिशन हुई ये वाली, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगी वो होगी ये वाली, राइट। तो इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो पूछ ली जाती है। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास आई, इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो आप निकाल सकते हैं बड़े इजीली। हमें पता है ये वाली लाइन आई थी 2B जब एनर्जी गैप था, ये वाली लाइन आई जब 4B एनर्जी गैप था, ये वाली लाइन आपको आएगी जब 6B energy gap था। Similarly, this will we get when the energy gap between two energy level will be 8B. Then if we find the spacing between these lines, then what we have to do, we just have to simply subtract the, we calculate the energy gap as delta E equals to E2 minus E1, right। तो यहाँ पर भी हमने वही सेम करना है, 4B minus 2B is equals to 2B, 6B minus 4B equals to 2B, 8B minus 6B equals to also 2B, means जो स्पेसिंग है दो लाइंस के बीच,
जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में जब ट्रांजिशन होगी, उस ट्रांजिशन के करस्पॉन्ड जब हमें लाइंस मिलेंगी, उन लाइंस के बीच जो स्पेसिंग होगी दैट ऑलवेज विल बिकम कांस्टेंट, यानी कि वो हमेशा ही आपके पास कांस्टेंट रहने वाली, राइट। तो द गैप बिटवीन रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑलवेज टू बी, और द स्पेसिंग बिटवीन टू लाइन्स विल ऑलवेज टू बी, राइट। जैसे कि क्वेश्चन देखेंगे, द रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ HCl शो द फॉलोइंग लाइन्स, ये आपके पास लाइन्स है यहाँ पर, राइट। और आपको जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है बी की, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सिंपली हमें पता है जो स्पेसिंग है बिटवीन दीज टू लाइन इज इक्वल्स टू 2b, राइट, ये 2b होती है। और हम ये स्पेसिंग निकालते कैसे है, डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1, इस तरीके से हमने करना क्या है, E2 है, ये E1 है, तो E2 माइनस E1 कर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 104.10 माइनस 83.03, राइट। तो ये आपके पास 2b की वैल्यू आ जाएगी, तो 2b विल बिकम इक्वल्स टू 70.12, यानी 21.07, एंड b की वैल्यू यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं, b इक्वल्स टू 21.07 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो इसको आप कर लेंगे तो आपके पास ये 10 पॉइंट समथिंग जो है आंसर आ जाएगा, यानी कि C विल बी द राइट आंसर हियर, हाँ, राइट। Next question we have the spectroscopic technique which can distinguish between trans 1,2-dichloroethylene and cis 1,2-dichloroethylene without any numerical calculations. So आप जो है इसको डायरेक्टली बता सकते हैं, जैसे ये है आपके पास पहला ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोइथाइलिन, यानी कि आपके पास है C डबल बॉन्ड C, ये है ट्रांस वाला, क्लोरीन क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये है ट्रांस, एंड C डबल बॉन्ड C, ये हो गया आपके पास सिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें इसके डाइपोल मोमेंट वेक्टर की, तो इसका डाइपोल मोमेंट जाएगा इस साइड को, राइट, और इसका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो जाएगा इस साइड को, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस साइड को, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस साइड को। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ जाती है 0, क्योंकि द डाइपोल मोमेंट वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। बट इन दिस केस इफ यू टॉक अबाउट द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, यहाँ पर ये होगी, राइट, और यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर ये होगी, तो यहाँ पर कैंसिल तो देखो नहीं होगा, ओवरऑल कुछ ना कुछ यहाँ पर म्यू की वैल्यू रहेगी, मीन्स म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 हेयर, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 हेयर। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो है आपके पास कंपाउंड, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, राइट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि जिनके विच प्रोसेसेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट, दे आर माइक्रोस्कोप, या फिर हम बोल सकते हैं दे आर रोटेशनल एक्टिव, एंड रोटेशनल एक्टिव या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओके, तो आपको पता है EJ इक्वल्स टू BJ J+1 होता है, राइट, जहाँ पर B की वैल्यू h²/8π² होती है और I की वैल्यू μr²। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करने पर आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा एनर्जी का, EJ इक्वल्स टू h²/8π² μr² J+1, तो ये भी हमें याद रखना होता है, राइट। हम यहाँ से एक चीज़ तो डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल्स की, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास म्यू। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट ऑलवेज द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग, राइट। अगर हम बात करें बी, इनमें सबसे कम किसका होगा, आपने जस्ट क्या करना है, रिड्यूस मास चेक कर लो, हमें पता है म्यू इक्वल्स टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसके बराबर होता है, राइट। तो अगर यहाँ पर मास की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली मास की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिड्यूस मास भी ज़्यादा होगा, अगर रिड्यूस मास की वैल्यू हुई ज़्यादा तो जो रोटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होगी कम। तो आपको सिंपली करना क्या है, रिड्यूस मास की वैल्यू फाइंड आउट करके देखो। तो रिड्यूस मास भी आप चेक ना करने की बजाय आप सिंपली मास चेक कर लो कि किस कंपाउंड का मास ज़्यादा आ रहा है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसके लिए रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी कम रहेगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन कार्बन क्लोरीन फ्लोरीन है, तो राइट, तो यही यहाँ पे मास इसका ही ज़्यादा होगा, तो रिड्यूस मास में इसी का ज़्यादा, और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है इसी की कम होगी, तो याद रख लेना है। ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ये। तो नेक्स्ट देखिए, यूनिट कन्वर्जन, EJ इक्वल्स टू BJ J+1। अब एक चीज़ जो हमने याद रखनी है, यहाँ पर जो EJ है एनर्जी, उसकी जो यूनिट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है B की वैल्यू पे, ठीक है, जो रोटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पे। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जनरली जो भी वैल्यू गिवन होगी वैसे B की, वो जनरली ज़्यादातर जूल्स में दी होगी, उसको कन्वर्जन जो है उसकी करनी होती है हमें, राइट।
आपके पास जूल में गिवन है बी की वैल्यू रोटेशनल कांस्टेंट की, और आपने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड इन्वर्स में, तो आप सिंपली उसको डिवाइड कर दो एच से, राइट, प्लैंक्स कांस्टेंट से। और अगर आपने आपको बी की वैल्यू दी हुई है सेकंड इन्वर्स में, तो आपने इसको अगर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इन्वर्स में, तो आपको इसको डिवाइड करना होगा बाय स्पीड ऑफ लाइट सी। अगर आपने डायरेक्ट जूल से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इन्वर्स में, तो आप जो है डिवाइड कर दो बाय एच सी, राइट। अगर आपने उल्टा चलना है, मान के चलो सेंटीमीटर इन्वर्स से आपको जूल्स में जाना है, तो मल्टीप्लाई कर दो एच से। अगर आपने अगर आपने सेकंड नॉट सेंटीमीटर, अगर आपने उल्टा चलना है, अगर आपको सेकंड इन्वर्स से जाना है जूल्स में, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है एच से। अगर आपको सेंटीमीटर इन्वर्स से जाना है सेकंड इन्वर्स में, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है सी से। अगर आपको सेंटीमीटर इन्वर्स से डायरेक्ट जूल में जाना है, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है एच सी से। तो आप एक चीज़ जो है ये नोट कर सकते हैं कि जो बी की यूनिट बी है, लेट्स से, अगर जो सिंपली जो फार्मूला होता है बी का, एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई, राइट। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी, उसकी जो यूनिट रहेगी रोटेशनल कांस्टेंट की, वो रहती है जूल्स में ऑलवेज, राइट। अगर आप इसको डिवाइड कर दो किससे, अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया एच से, तो यहाँ पे एक एच ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगी वैल्यू ये। तो ये वाली जो आपके पास ये वाली जो वैल्यू रहेगी आपके पास एच अपॉन 8 पाई स्क्वेयर आई, ये यहाँ पर आपके पास सेकेंड इन्वर्स में रहेगी। अगर आप इसको एच सी से, ये था ना एच स्क्वेयर, देखिए अगर आप चाहते हो इस जूल से कन्वर्ट करना किस में, सेकंड इन्वर्स में, तो आप इसको डिवाइड कर दो किससे, एच से। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास। अगर आप चाहते हो इसको सेंटीमीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करो, एच सी से डिवाइड कर लो। एच सी से डिवाइड करेंगे तो एच से ये एच कट जाएगा और बचेगा आपके पास ये। तो ये कन्वर्जन आपने याद रख लेना है। अगर आपके पास ये वाला फार्मूला है तो सेकंड इन्वर्स में आंसर आएगा, अगर आपके पास ये फार्मूला है तो सेंटीमीटर इन्वर्स में, अगर ये फार्मूला है तो जूल्स में जो है आपके पास वैल्यू आने वाली है आपकी, राइट। हमें पता है बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई के बराबर होता है, राइट। एंड अगर हम यूनिट की बात करें, जो वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की एच की 6.626, जो वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की एच की, वो क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। तो यहाँ पर जो यूनिट है जूल सेकेंड है, क्योंकि यहाँ एच स्क्वायर है तो ये जूल स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर जूल स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास म्यू आर स्क्वायर है, आई ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है म्यू आर स्क्वायर। म्यू आपके पास रिड्यूस मास है, ये केजी में हो सकता है, राइट। एंड आर जो है रेडियस है, तो मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास इतना। अब एक चीज़ आपने और नोट करनी है क्या, कि म्यू जो है उसकी वैल्यू रहती है आपके पास m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, जहाँ पर जो मास है जनरली वो आपके पास AMU में भी गिवन हो सकता है, कभी कभार AMU में गिवन होगा तो आपने सिंपली क्या करना, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी। हमें पता है कि मास m1 है, AMU में होगा इंटू AMU प्लस AMU। अब यहाँ पर अगर आप देखें नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास AMU है, तो आप AMU को क्या कर लेना, कॉमन निकाल सकते हैं बात, तो ये हो जाता है AMU स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1A, ये हो जाएगा आपके पास 1 + 1 AMU, राइट। AMU तो आपने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ AMU से एक AMU क्या कट हो जाएगा, तो ओवरऑल नो डाउट यहाँ पर वैल्यू आएगी, बट ओवरऑल जो यूनिट की बात करूँ मैं वो AMU रहेगा। और 1 AMU जो है वो किसके बराबर, तो 1.6 इंटू 1.626 नहीं 1.67 इंटू 10⁻⁻37 kg, ये रहेगी आपके पास 1 AMU की वैल्यू। तो जो मास होता है प्रोटॉन का उतना ही जो है हम 1 AMU की वैल्यू रहती है, राइट। तो हमें ये भी पता है कि जो एनर्जी होती है वो होती है 1/2 mv²। तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, मास की यूनिट होती है kg, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, राइट। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे इस तरीके से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास जूल, इसको अगर मैं इस साइड को ले आऊँ, क्यों मैं इसको इस साइड ले आने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए kg मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर kg मीटर स्क्वायर आपको मिलेगा जब आप इस सेकंड -2 को इधर ले आओगे, तो ऐसे हो जाएगा आपके पास। तो इसको हम सेकंड -2 को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड स्क्वायर बन जाता है, राइट। और kg मीटर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी। तो अब आप अगर इस kg मीटर स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे, और अगर आप देखो जूल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg मीटर स्क्वायर की जगह आप पुट कर देंगे जूल सेकंड स्क्वायर, राइट। यहाँ सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा और जूल से 1 जूल कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा आपके पास जूल। तो यानी कि जो बी की जो यूनिट है, अगर बी का फार्मूला ये है तो उसकी जो यूनिट होगी वो जूल्स में आएगी। यही था बताने का मतलब, ऑल्दो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट हेयर, राइट।
यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया है, बट कैसे आया ये जूल के बराबर इस फार्मूले के थ्रू, वो चीज़ अगर आपने जाननी है तो वो आप ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सेम जो है जूल से अगर सेंटीमीटर इन्वर्स में करना है तो सेम आपने क्या कर देना है, HC से डिवाइड कर देंगे, तो वही हम जो है यूनिट कन्वर्जन यहाँ कर सकते हैं। बस आपने डायरेक्ट क्या याद रखना है, ये सारी चीज़ें, राइट। चलो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर द एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन, the atomic mass of fluorine and H2 are 19 AMU and 1 AMU, right? And 1 AMU is equals to 1.67 into 10 to the 1 minus 27 kgs. The bond length of HF is given here equals to 2.0 Armstrong and the moment of inertia of HF is we have to find out, right? तो हमें पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है म्यू आर स्क्वायर, एंड म्यू हम निकालते हैं m1 इंटू M2 प्लस M2 इस तरीके से। तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। m1 क्या है आपके पास, m1 है आपके पास फ्लोरीन का मास, और m2 आप ले लेना हाइड्रोजन का मास। तो यहाँ पे 19 इंटू 1 19 प्लस 1 ऐसे करके आप कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इतना, राइट। क्योंकि ये आया आपके पास AMU में, और हमें पता है 1 AMU होता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 27 kgs के बराबर। यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर ये आ जाता है इतना। तो ये आपके पास आया म्यू, और आपको पता है हमने निकालना आई है, आई होता है म्यू आर स्क्वायर। तो म्यू आर स्क्वायर अगर हम यहाँ पे पुट कर दे आर का स्क्वायर यानी कि ये, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 5 के 20 4 पॉइंट समथिंग 4.9 इंटू 1.67, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स, तो यहाँ पर इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो आएगी 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47 kg मीटर स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी देखिए, अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, नो डाउट थियोरेटिकल पोर्शन होगा वहाँ पर, बट न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आना तो डेफिनेट है। तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो कैसे भी आ सकते हैं, हमें हर तरीके से तैयारी करनी होगी, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल की अगर हम बात करें, ये हमें ये बताता है कि कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी, विच ट्रांजिशन इज अलाउ और नॉट। तो उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक आपके सिलेक्शन रूल होते हैं, हर ट्रांजिशन के लिए अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स पे, तब सिलेक्शन रूल कुछ और हो गए। अगर ट्रांजिशन हो रही है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे, तब जो है कुछ और सिलेक्शन रूल हो गए। मतलब हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अपने सिलेक्शन रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो सिलेक्शन रूल्स हम अभी पढ़ रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल बेटे दो टाइप्स के हो सकते हैं, ग्रॉस सिलेक्शन रूल एंड स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। इफ यू टॉक अबाउट ग्रॉस सिलेक्शन रूल दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, ये क्या बोलता है कि भाई आपके पास एक जो मॉलिक्यूल कौन से IR नॉट IR कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल एक्टिव हो गए जिनके पास आपके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। ये थियोरेटिकल जो है कॉन्सेप्ट होता है कि ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, ये क्वांटम ड्रिवन होते हैं। क्वांटम जो है जब हम क्वांटम के थ्रू इसको डिराइव करते हैं, राइट। और ये क्या होते हैं, ये बोलता है कि अलाउड ट्रांजिशन वो होगी जिसमें दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है वो +-1 हो, राइट। तो यहाँ पर जो आपके पास स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल होगा वो होगा डेल्टा J इक्वल्स टू +-1, यानी कि जो चेंज आना चाहिए वो +-1 का आना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ से ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पर, तो अगर आप चेंज देखेंगे यहाँ पे 2-0 इक्वल्स टू 2 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर जो डेल्टा J है, डेल्टा J ये आ रहा है 2 के बराबर, तो मतलब ये ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, ये वाली ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। बट अगर हम बात करें ये वाली ट्रांजिशन की, यहाँ पर जो चेंज आएगा वो आएगा 1-0 यानी कि 1 के बराबर, तो ये ट्रांजिशन अलाउड है। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे 2-1 आएगा आपके पास, 2-1 इक्वल्स टू 1, ये भी ट्रांजिशन अलाउड है। सिमिलरली ये वाली ट्रांजिशन भी अलाउ होगी, ये वाली ट्रांजिशन भी अलाउ होगी, ये वाली ट्रांजिशन भी अलाउ होगी, जबकि ये वाली ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, राइट। तो जो चेंज आना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल दैट मस्ट बी इक्वल्स टू +-1, वही वाली ट्रांजिशन अलाउ होगी, बाकी वाली फॉरबिडन रहेगी आपके पास, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।